नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों की याचिका के बाद नौकरी से निकाले गए ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को भत्ते देने के दिशा निर्देशों को खारिज कर दिया है। बंगाल सरकार के सहायता देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को भत्ते नहीं दे सकती। वहीं सोनिया गांधी ने अस्पताल से आते ही ईरान इजराइल जंग पर एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने देश की मौजूदा विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। सवाल तो राहुल गांधी ने भी उठाए हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया को ही फ्लॉप करार दिया है। तो कैसे ममता को हाईकोर्ट से लगा झटका? क्यों सोनिया और राहुल विदेश नीति पर बोल रहे हैं हमला? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी सोनिया गांधी को आए हॉस्पिटल से 2 दिन भी नहीं हुए, अचानक से विदेश नीति की याद आती है और विदेश नीति पर मोदी सरकार को घेरने लगती है। देखिए, अचानक से गांधी परिवार के लोगों को इंटेलेक्चुअल बनने का शौक हो गया है। मुझे लगता है कि किसी जेएनयू या डीयू के प्रोफेसर को इन लोगों ने हायर किया है जी, जो कभी राहुल गांधी के लिए लिख रहा है, कभी प्रियंका के लिए, कभी सोनिया गांधी के लिए। क्योंकि एक आर्टिकल लिखता होगा, फिर उसको बहुत सारे लोग उसको वे करते होंगे, देखते होंगे, और क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे चल करके क्या होगा, और इससे एक इंटेलेक्चुअल का इमेज जाता है या नहीं जाता है। सबको ज्ञानी बनना है, इसलिए किसी को हायर किया गया होगा और उसने लिखा होगा। कोई सोनिया गांधी ने अपने से थोड़ी लिखा होगा। कोई राहुल गांधी अभी जो कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में और 12 अलग अलग पत्रकारों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो उन्होंने लिखा, वो खुद थोड़े लिखे होंगे। जो आदमी एब्यूचरी लिखने के लिए वो निकाल लेता है फोन, उसको टेक्स्ट आया हो, उसको कॉपी करना पड़ता है जिसको, वो क्या अपने से आर्टिकल लिखेगा? तो एक चीज तो आप समझ लीजिए, सोनिया गांधी की अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोई आर्टिकल लिख सके। भाई, इतने सालों से हम लोग 30 साल से पब्लिक लाइफ में है, किस व्यक्ति का कितना इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो तो जग जाहिर है कि उसको कोई छिपा हुआ थोड़ी है। ये पब्लिक को बेवकूफ समझने की गलती ये कांग्रेस पार्टी बार बार करती है। अब आपने क्या लिखा? कूड़ा लिखा। आप बता रहे हो कि भाई मोरालिटी, फॉरेन पॉलिसी का जो आधार था, जो बेस था, उसको ही आपने बदल दिया, उसको सरेंडर कर दिया। आजकल बड़ा सरेंडर जो है इनवर्ड है ना। भाई, क्या थी पॉलिसी हिंदुस्तान की? कोई बताएगा कि भाई पॉलिसी, अगर सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि आपकी पॉलिसी क्या थी जी, तब तो यह बात चले कि भाई इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। पॉलिसी का मतलब ही नहीं इनको समझ में आता कि पॉलिसी का मतलब क्या है। पॉलिसी का मतलब यह नहीं होता कि ईरान क्या है तो पाकिस्तान क्या है। जो नीति निर्धारण, मोरालिटी और मूल्यों की बात होती है, तो ऐसा मापदंड जो हर सिचुएशन में, हर जगह जैसे वो इस्तेमाल होता हो। जैसे पहले कभी पोजीशन हुआ करता था, जब नाम हुआ करता था, नॉन अलाइंड मूवमेंट जब होता था, तो हिंदुस्तान की ये पॉलिसी थी कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे। तो कोई भी सिचुएशन आएगा नॉन अलाइंड रहेंगे। तो वो क्या है? वो हमारे एक आधारभूत एक अंडरस्टैंडिंग था, फंडामेंटल्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। तो नाम तो खत्म हो गया, मर गया। भाई, कोई मूवमेंट चल रहा है क्या? वो जेएनयू के पुराने लोगों के दिमाग में चलता है नॉन अलाइंड, नॉन अलाइंड। बहुत मैं देखता हूं मूर्खों को, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैटिंग करने वाले, कि देखिए हिंदुस्तान तो हमेशा नॉन अलाइंड रहा। भाई, नॉन अलाइंड मूवमेंट खत्म हो गया, गॉन। जिस दिन रूस खंड खंड विखंड हुआ, उसी दिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो है वो पंचर निकल गया, खत्म हो गया। अभी क्या है? अभी की पॉलिसी जो पहले नहीं थी, वो पॉलिसी है नेशनल इंटरेस्ट की। हमें जिस चीज में देश को फायदा नजर आएगा, हम वो काम करेंगे। पाकिस्तान को जूते मारने में अगर हमारा इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो वो काम करेंगे। इजराइल से दोस्ती करने में हमारा इंटरेस्ट सॉल्व हो रहा है तो वो भी करेंगे। अगर हमें रूस से ऑयल खरीदना होता है, चाहे वो तमाम तरह की धमकी मिले या अमेरिका नाराज हो जाए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट वहां से ऑयल खरीदने में है, इसलिए हम उस चीज को जाएंगे। इसके ऊपर बात करते
तो ये आर्टिकल लिखने वाले को चीजें समझ में आती। बिल्कुल। आप वही पुराना ढर्रा जो दिमाग में पोल्यूशन है उसको ही आपने वोमिट कर दिया अखबार के ऊपर। दिस इज व्हाट यू डिड। आपसे पलट के पूछा जाएगा आप क्यों कर रहे हो ये? मुसलमान मुस्लिम वोट चाहिए ना कि इजराइल के साथ नजर आ रही है सरकार। अरे जनता इजराइल के साथ है, हिंदुस्तान की जनता वो इजराइल के साथ है क्योंकि इजराइल ऑल वेदर फ्रेंड्स है। आपके सबसे करीबी चीफ मिनिस्टर रेड्डी साहब, उनकी मौत हुई थी, यूपीए की सरकार थी, 4 दिन तक ढूंढ नहीं पाए थे लाश कहां है और हेलीकॉप्टर का मलबा कहां है। तो क्यों तेल अवीव फोन करके बोला कि भाई हमें जरा पता कर दो कहां है? उसको छोड़ दें। आप ये बता दो कि आपने ईरान के समर्थन में इजराइल के खिलाफ पिछले 10 साल, जब 10 साल की आपकी सरकार थी, कोई स्टेटमेंट दिया क्या? कोई स्टेटमेंट दिया तो बता दो। आपकी पॉलिसी है चाइना की दलाली। जिधर चाइना खड़ा हो जाए उधर खड़े हो जाओ। ईरान के साथ चाइना खड़ा हो रहा है, उधर ही खड़े नजर आएंगे, है ना? ये छोटी छोटी आंखों वालों के साथ आपने क्या 2008 में करार किया है? दिस इज द टाइम वी मस्ट आस्क कि क्या आपने ये करार कर दिया क्या कि कांग्रेस पार्टी चीन जब भी किसी रीजनल या ग्लोबल मसले पे जो चीन का पोजीशन होगा हम भी उसी पोजीशन को अख्तियार करेंगे? क्या ये डील हुआ है? ये जो एमओयू कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो साइन हुआ, क्या उसका ये आधार है? ये भी बताना चाहिए। तो खैर ये कहानी अभी लंबी चलेगी। वैसे सोनिया गांधी, माफ किया जाए, आजकल ना एक्टिव है ना ही कोई दमखम है, तो ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल। एक तरफ सोनिया गांधी तो दूसरी तरफ राहुल भी कम नहीं है। उन्होंने भी चाइना का जिक्र करते हुए मेक इन इंडिया को फ्लॉप करार दिया है। देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या दूसरे नेता जो हैं वो एक ही लाइन पर अभी चल रहे हैं, और वो लाइन है कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी गलत है जी। मोदी की विदेश नीति, कूटनीति असफल हो रही है। ये कैसे? इन लोगों ने पाकिस्तान के मसले पर भी यही कहा, अभी ईरान के मसले पर, इजराइल गाजा के यानी फिलिस्तीन के मसले पर, हर जगह मोदी की कूटनीति फेल हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है? स्थिति ये है कि हमारे सारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल और श्रीलंका, यहाँ नेपाल और श्रीलंका के पास एक कैपेबिलिटी अभी नहीं है कि ईरान से अपने लोगों को निकाल सके। भारत सरकार से बोला कि आप हमारी मदद कर दीजिए, भारत ने मदद करने के लिए मंजूरी दे दी, और श्रीलंका और नेपाल दोनों जगह के जो बच्चे हैं, फंसे हुए हैं, वहाँ के नागरिक ईरान में, उन सबको भारत की तरफ से निकाला जा रहा है। अब श्रीलंका में वो लोग जाएंगे तो भारत की बात करेंगे या फिर बात करेंगे ईरान की या इजराइल की या फिर अमेरिका की, और या फिर कांग्रेस पार्टी की जो ईरान कर रहा है इजराइल के मुद्दे पर, और फिर फिलिस्तीन उधर कर रहा है। ये लोग तो कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यही श्रीलंका है जिसको चीन के गोद में डाल दिया मनमोहन सिंह की सरकार ने। ये कह रहे हैं मानवाधिकार आयोग में जब पाकिस्तान का मसला गया था तो ईरान ने हमारा सपोर्ट किया था, और ये नहीं बता रहे कि 1965 में, 1971 में 2 बार जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ये तो समय समय की बात है। ईरान हमारे साथ अच्छे संबंधों के साथ आया क्योंकि ईरान का संबंध बेहतर रहा रूस के साथ, और रूस का संबंध बेहतर रहा भारत के साथ। तो ये तीनों एक साथ आए, और ईरान का अपना इंटरेस्ट था कि उसका ऑयल, उसका जो गैस है वो सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना गया, बड़ा मार्केट भारत है, तो इसको देना है, बेचना है, इससे हमें फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा। और भारत वो देश है इस बीच में कि वो अमेरिका के दबाव में भी हमारे से व्यापार खत्म नहीं करेगा, इसलिए भारत के साथ बेहतर संबंध बनाओ। भारत भी ईरान के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़े हुए है, वो एक स्टैंड रखा है। अभी हमारा स्टैंड यही है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, नेशनल इंटरेस्ट।
तो नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर हमने वो पुराने घटिया नैतिकता त्याग दिया है कि जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां की सरकार के साथ हम संबंध नहीं बनाएंगे। इसी डेमोक्रेसी के नाम पर म्यांमार को इन लोगों ने ऐसे छोड़ दिया। ये सोनिया गांधी भी साथ में खड़ी थी, ये सोरोस गैंग के साथ। और म्यांमार में क्या हुआ, चीन के साथ म्यांमार का संबंध बढ़ा और पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने आतंकी संगठन, उसको एक तरफ से चीन हथियार दे और म्यांमार अपने यहां अड्डा दे। और आज स्थिति बदली, म्यांमार के साथ हमारा संबंध बेहतर हुआ तो यही स्थिति है कि हम म्यांमार के अंदर घुसे। ये मोदी की सरकार ही है। म्यांमार ने एक्सेस दिया कि आप अपने सेना को भेजो और इन आतंकी संगठनों के ठिकानों पर अटैक करो, हम पाकिस्तान की तरफ विरोध नहीं करेंगे। ये म्यांमार की बात है। श्रीलंका हमारे साथ, पड़ोसियों के साथ हमारे बेहतर संबंध, ये फॉरेन पॉलिसी है। चाहे यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, इजराइल फिलिस्तीन का हो, इजराइल ईरान का हो। तो इसलिए ये सोनिया गांधी की सरकार या फिर ये उससे पहले ये भारत की सरकारें जिसकी रही है कांग्रेस पार्टी की, इसकी फॉरेन पॉलिसी इतनी घटिया रही है जिसका परिणाम आज तक भुगतना पड़ रहा है। और इसी के लिए ये 2014 में चेंज किया गया कि मोरालिटी छोड़ दो, कूटनीति में ये नैतिकता नहीं चलती है इस तरह का, और उसमें भी दोहरी नैतिकता कि उसके लिए कुछ अलग, उसके लिए कुछ अलग। चीन के लिए आपकी नैतिकता उस समय नहीं थी जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया और हमने कह दिया नहीं नहीं, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, चीन का ही हिस्सा है वो। आज एक बफर स्टेट होता तिब्बत, और उसके बाद चीन डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता हमारे बॉर्डर तक, जैसे उधर डोकलाम में हमने भूटान का साथ दिया और चीन है जो वहीं पर खिसक नहीं पाया, आगे की तरफ बढ़ नहीं पाया, भूटान हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये स्थितियां जो हमारी रही है वो अभी के फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। सोनिया गांधी और उसके गैंग के लोग या कांग्रेसी केवल ये चाह रहा है कि भारत कहीं न कहीं उस ट्रैप में फंस जाए जैसे पाकिस्तान फंसा है, और फिर हमें ये मौका मिले कहने का, देखो भारत में ये परेशानियां आ गई, मोदी चला नहीं पा रहे हैं, परेशानियां ज़्यादा हो गई है। अभी ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन हर जगह युद्ध की स्थिति है, भारत पर कोई फर्क पड़ रहा है? थोड़े बहुत ये लोग कह रहे हैं कीमत बढ़ जाएगी, तेल की कीमत, गैस की बढ़ जाएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर कर रहे हैं। अभी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर यूरोप में घूमकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और हम बेहतर तरीके से देश को एक अच्छे कूटनीति के साथ दुनिया में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की जो बयानबाजी आ रही है वो उसकी समस्याएं बढ़ेंगी। समस्याएं तो ममता बनर्जी की भी बंगाल में बढ़ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उससे उन्हें डबल झटका लगा है। मुझे तो आज तक ये सुनने में नहीं आता कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां ममता बनर्जी को कोई अच्छी खबर मिलती है। आप स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव सिर पे है, ज़्यादा दूर अब चुनाव नहीं बचा, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। और उसके पहले ये जो खबर आती है टीचर्स को लेकर के, तो ये सिर्फ उन टीचरों की बात नहीं है कि जिसको आप जो है कुछ पैसे दे रहे थे या किन लोगों को आपने पैसे नहीं दिए जो वेटिंग लिस्ट में, ये कहानी सिर्फ उससे लिमिटेड नहीं है। वो होता ये है कि बंगाल की जनता के आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगता है, वो नोटों का पहाड़ दिखने लगता है, वो अपॉइंटमेंट के लिए किस तरीके से छापेमारी हो रही थी, किस तरीके से पूरा घोटाला हुआ, टीएमसी किस तरीके से बड़े बड़े नेता इसके अंदर शामिल थे, जेल गए, ये सारी चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती है। अभी तो मुसीबत एक से एक आने वाली है। अभी तो बहुत सारे नेता इसके चले गए हैं, वो नाम ही मैं तो भूल भी गया कि वो केस्टो जिनको कहती थी, है ना, अनुग्रह मंडल, नाम याद आया जी? हाँ, लोगों को भूल गए, वो जेल में सड़ रहा है, वो भी जेल के अंदर है। ये पार्थिव चटर्जी अभी तक बाहर नहीं आया है, उसकी गर्लफ्रेंड भी बाहर नहीं आई है, और ऊपर से आप ये कहते हैं कि भाई आप जाकर के पूरे लीगल सिस्टम के ऊपर नाचने की कोशिश करेंगे तो यही होगा। अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया, आपने कहा कि भाई टू हेल विद द सुप्रीम कोर्ट, टू हेल विद हाई कोर्ट, कौन होता है हाई कोर्ट, हम जो है वो लोगों को देंगे, तो आपने स्टेप इन देना चालू कर दिया। वो लोग चले गए कि जो इनका वेटिंग लिस्ट में था वो, अभी तो सब लोग जेल जाएंगे। अभी उसके ऊपर तो अभी बहुत सारे केसेस, इसमें पूरा का पूरा टीएमसी का पूरा सिस्टम नजर आ रहा है।
ये स्कैम किसी व्यक्ति का नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन स्कैम्स इन दिल्ली एंड कोलकाता इज कि यहां तो 4-5 लोग मिलकर स्कैम कर रहे हैं, है ना। जैसे स्कूल घोटाला हुआ, क्लासरूम घोटाला, 37 जगह छापेमारी पड़ी है, तो कहाँ कहाँ तो वो ठेकेदारों के यहाँ पड़ रहा है, मंत्री ने किया, फाइल में इधर उधर करके चोरी कर ली। शराब घोटाला में मैं ऐसे किया कि भाई कुछ लोगों को लाइसेंस दिया, लाइसेंस देने वालों से आप चुप चुप पैसे ले रहे हो कैश में और किसी को मालूम नहीं चल रहा है। बट बंगाल में जितने भी घोटाले हो रहे हैं जो सामने आ रहा है, मालूम चल रहा है कि वो तो एक पूरा तंत्र खड़ा था, पूरा तंत्र उसमें जो है इन्वॉल्व था, उसमें पार्टी इन्वॉल्व थी। तो ये तो देखिए ये सारी चीज़ें होती रहेगी। अभी उनको बहुत सारे और भी बुरे बुरे जो है जजमेंट का भी सामना करना है। मुसीबत ये है कि समय के साथ साथ ममता बनर्जी की वो जो धाक और जो साख थी वो मिट्टी में मिलती जा रही है। बिल्कुल, तो ये भर्ती घोटाला अभी और ज्यादा यहाँ पर चुनौतियां पेश करने वाला है ममता बनर्जी के सामने। ये तो ममता बनर्जी के घर के सामने आएंगे। ये डर के स्टाइफन देना शुरू क्यों की थी? क्योंकि इन लोगों ने पहले प्रदर्शन किया जब इसके बहाली को कैंसिल कर दिया गया हाई कोर्ट में, और ये उसके बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट से तुम लोगों को राहत दिलवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और यही 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, नहीं ये कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला सही है, इन लोगों की नियुक्ति कैंसिल की जाए। अब ममता बनर्जी क्या करे? यही प्रदर्शन करने वाले लोग थे, और 2-4 लोग तो हैं नहीं, 26,000 हैं, 25,775 या लगभग 26,000, और 26,000 के ये इर्द गिर्द के परिवार के लोग, मतलब 1 लाख लोग एनी टाइम ममता बनर्जी के घर पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि केवल उनकी नौकरी का सवाल है ही नहीं। ये 26,000 लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस नौकरी के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अपनी अपनी जमीन जायदाद बेच के, सोना गिरवी रख के सरकारी नौकरी के लिए पैसे दिए हैं। अब उन लोगों को इतनी जल्दी हटा दोगे तो वो तो अभी वो वसूली भी नहीं कर पाए पेमेंट से, जो उन्होंने 10 लाख 15 लाख रुपए दिए थे नौकरी करने के लिए, वो कहाँ जाएगा? तो उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इन लोगों ने बीच का रास्ता निकाला कि नहीं, एक काम करते हैं, अभी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक इन लोगों को भत्ता देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, और डी वाले, ग्रेड डी वाले को 20,000 और ग्रेड सी वाले को 25,000 रुपया स्टाइपेंड देना शुरू किया। उसी के खिलाफ हाई कोर्ट में गए और वहां पर बैठी हुई हैं जस्टिस अमृता सिन्हा। जस्टिस अमृता सिन्हा वही हैं जिसके खिलाफ ममता बनर्जी हाथ धोकर पड़ी हुई थी। अभिषेक बनर्जी पर उसने केस ही दर्ज नहीं किया, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का सारा मुकदमा उन्हीं के पास थी, तो उन्होंने जुर्माना तक लगाया था और कई लोगों को नोटिस भेजी थी, और इसलिए ये अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आया था कि जस्टिस अमृता सिन्हा से मेरे सारे मामले अलग करवा दिए जाएं, वो वायस्ड है। ये इनकी प्रकाष्ठा थी कि जस्टिस अमृता सिन्हा के हस्बैंड प्रताप चंद्र सिन्हा हैं, वो एडवोकेट हैं उसी हाई कोर्ट में, 20 साल से वो वकालत कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा, फर्जी मुकदमा डाला गया एक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर, वो उनके क्लाइंट की थी, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उनके क्लाइंट की, और जिसमें उनके खिलाफ सीआईडी इंक्वायरी की गई। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा कि देखिए ममता बनर्जी कैसे परेशान कर रही हैं, मुझे भी कर रही हैं और मेरी वाइफ यानी जस्टिस अमृता सिन्हा को भी कर रही हैं। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने किया था। अमृता सिन्हा के पास मामला है, उन्होंने सीधे कहा घर बिठा के पैसा दोगे। ये कौन सा नियम कानून है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है तो अब किस कोर्ट में जाओगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जब बंद कर दिया तो उसके बाद ये सेक कर दिए, इसको खत्म कर दो, ये पैसे नहीं दिए जाएंगे, बंद, अकाउंट बंद हो गया। अब करोड़ों रुपया बांटने जा रही थी, अब तो प्रदर्शन भी होगा और ये सारे लोग कैंपेन भी करेंगे टीएमसी के खिलाफ। डर इस बात का है कि पहले सरकारी कर्मचारियों का एक जत्था, 10 लाख सरकारी कर्मचारी जो महंगाई भत्ते कम देने के कारण सुप्रीम कोर्ट से उनको जीत मिली है और वो उनको पैसा देने के लिए कहा गया है, वो पहले से ही परेशान हैं, और इधर से एक और आ गया और कुछ और फैसले आ जाएंगे। मतलब ममता बनर्जी को डर है कि 1 करोड़ वोट मेरा इन्हीं मुद्दों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या? यानी कि समस्या उनके आगे के चुनाव को लेकर हो गई है।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जोरदार झटका दिया है। हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि बंगाल सरकार बिना कोई ठोस नीति के काम करती है। वहीं सोनिया और राहुल के सवालों से साफ है कि कांग्रेस अब देश में फिर से देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में जुटी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।